नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का पहला वीडियो ला रहे हैं। तो देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे शुरू से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत से इसका इतिहास शुरू होता है। तो देखते हैं सबसे पहले ये एपिसोड आपके लिए यूपीपीसीएस, यूपीआरओ और वीडियो और अन्य स्टेट एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यदि नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत। तो प्राचीन भारत के इतिहास को सबसे पहले जानने के स्रोत क्या क्या हैं, तो वो देखते हैं। ऐतिहासिक स्रोत में दो स्रोत हैं मुख्य, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो ये ऐतिहासिक स्रोत में दो मुख्य स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। वहीं पुरातात्विक स्रोत में देख लेते हैं तो उपकरण है, मृदभांड है, कलाकृतियाँ आती हैं, भवन आते हैं, मुद्रा आती है और अभिलेख आते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत में है। वहीं साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में दो प्रकार के स्रोत हैं, एक है देसी साहित्य और एक है विदेशी साहित्य। और देसी साहित्य में भी दो प्रकार के स्रोत हैं, एक है लौकिक साहित्य, वो धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। तो देसी साहित्य में ये दो प्रकार के स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत में देख लेते हैं। धार्मिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति, बौद्ध, जैन। वहीं लौकिक साहित्य की बात करते हैं तो इसमें अर्थशास्त्र, राजतरंगणी, अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत, संगम साहित्य और अन्य। वहीं देखते हैं विदेशी साहित्य, जो विदेशों से आए हुए विद्वान या यात्रियों द्वारा लिखी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो वो चीनी यात्रियों ने लिखा है, ग्रीक साहित्य है, रोमन साहित्य है, तिब्बती साहित्य है, अरबी साहित्य और सिंहली साहित्य। ये सारे विदेशी साहित्य हैं और ये ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनके द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अभिलेख। तो देखते हैं सबसे पहले अभिलेख। तो जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगजगई मध्य एशिया का अभिलेख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोगजगई कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि बोगजगई का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये मध्य एशिया से। और यहाँ पर किन कौन से देवताओं का वर्णन हुआ है, तो ये देवताओं का वर्णन हुआ है मित्र, अरुण, इंद्र, नासत्य। याद रखिएगा, बोगजगई का अभिलेख मध्य एशिया से, इंद्र, वरुण, नासत्य। आगे देखते हैं भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन कौन से हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख में अशोक के अभिलेख आते हैं, मास्की गुर्जरा और मास्की गुजरा अभिलेख में अशोक नाम है। तो याद रखिएगा, मास्की और गुजरा अभिलेख में जो अशोक का नाम है वो अशोक नाम है। बाकी और अभिलेखों में अशोक का नाम प्रियदर्शी छपा हुआ है। तो याद रखिएगा, मास्की और गुजरा में अशोक नाम। और देखते हैं सबसे पहले जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो वो विद्वान थे जेम्स प्रिंसेप। तो याद रखिएगा, इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। आगे देखते हैं कुछ अभिलेख और उनके शासक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के बारे में बताता है और उसके शासनकाल की घटनाओं का विवरण करता है। तो याद रखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल, शासनकाल की घटनाओं का विवरण। आगे देखते हैं जूनागढ़ गिरनार, ये गुजरात में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको रुद्रदामन ने गढ़वाया था। आगे देखते हैं और इसमें विजयों एवं व्यक्तित्व का उसके वर्णन है। याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख गिरनार और रुद्रदामन का है, विजयों एवं व्यक्तित्व का वर्णन है उसके। आगे देखते हैं नासिक अभिलेख, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री द्वारा है। तो ये सातवाहन शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो गौतमी अभिलेख सातवाहन शासकों द्वारा, गौतमी बलश्री द्वारा। आगे देखते हैं प्रयाग स्तंभलेख। तो प्रयाग स्तंभलेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रयाग स्तंभलेख ये गुप्त युग के शासक समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इसमें विजयों एवं नीतियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आगे देखते हैं ग्वालियर का अभिलेख, मिहिर भोज ने इसको बनवाया है। ग्वालियर का अभिलेख मिहिर भोज ने, इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन है। तो याद रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन है।
आगे देखते हैं मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन मंदसौर अभिलेख। तो मालवा नरेश यशोवर्मन ने इसको बनवाया है मंदसौर अभिलेख, और इसमें सैनिक उपलब्धियों के बारे में, उसके बारे में बताया गया है कि उसकी सैनिक उपलब्धि कैसी थी। तो ये मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का। आगे देखते हैं ऐहोल अभिलेख, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय का है। ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनवाया गया है। इसमें हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध के बारे में वर्णन है, जिसमें कि हर्ष पराजित हो जाता है और पुलकेशिन विजय हो जाता है। तो इसके बारे में ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। और देखते हैं भीतरी स्तंभ लेख। तो ये भी भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के स्कंदगुप्त द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त, गुप्त साम्राज्य के स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस गुप्त साम्राज्य के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। तो ये स्कंदगुप्त हैं। आगे देखते हैं प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। ये भी कई बार एग्जामों में पूछी जाती हैं कि प्रमुख साहित्यिक रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन। अष्टाध्यायी पाणिनि के समय लिखी गई है, पाणिनि ने लिखा है इसे। और ये घनानंद के समय लिखी गई है। याद रखिएगा, नंद वंश के समय कुल मिलाकर अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। तो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी। और महाभाष्य किसकी रचना है? तो ये पतंजलि की रचना है। ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे और इन्होंने अष्टाध्यायी पर टीका लिखा है, जिसको कि महाभाष्य नाम दिया गया है पतंजलि द्वारा। आगे देखते हैं मुद्रा राक्षस। ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। वहीं कथा सरित सागर, ये सोमदेव द्वारा। ये यूपी पीसीएस में अभी पूछी गई है, सोमदेव की रचना, कथा सरित सागर सोमदेव। वहीं बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। नीतिशास्त्र, ये कामंदक द्वारा लिखा गया है। और मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम, ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। नवरत्नों में इनकी गणना होती थी कालिदास की, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम जैसे महाकाव्य लिखे हैं। आगे देखते हैं मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है। वहीं 10 कुमार चरित्र, तो ये दंडी की रचना है। वहीं हर्षचरित, ये बाणभट्ट की रचना है। तो वहीं हर्षचरित, ये बाणभट्ट की रचना है। वहीं गौड़वहो, तो ये वाक्पति की रचना है। और विक्रमांक देवचरित, ये विल्हड़ की रचना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गौड़वहो पूछा जा सकता है, ये वाक्पति की है। विक्रमांक देवचरित, ये विल्हड़ की रचना है। और रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका, ये किसकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन की रचना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रबंध कोश, तो प्रबंध कोश किसकी रचना है? तो ये राजशेखर की रचना है। याद रखिएगा, ये राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश। और देखते हैं हम्मीर महाकाव्य, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नयन चंद सूरी द्वारा हम्मीर महाकाव्य लिखा गया है। नयन चंद सूरी द्वारा हम्मीर महाकाव्य। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चंद बलदाई द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो, चंद बलदाई, ये भी कई बार पूछी जाती है। आगे देखते हैं रामचरित। तो रामचरित संध्याकर नंदी द्वारा लिखी गई है। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि रामचरित मानस, तो रामचरित मानस महाकाव्य है, वो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये सिर्फ रामचरित है। तो ये संध्याकर नंदी द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं परशिष्ट वर्मन। तो परशिष्ट वर्मन, ये हेमचंद द्वारा लिखी गई है। ये जैन ग्रंथ है परशिष्ट वर्मन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं नवसहसांक चरित। तो ये पद्मगुप्त द्वारा लिखा गया है। नवसहसांक चरित पद्मगुप्त द्वारा। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यूनानी लेखक और उनकी रचनाएं देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ ऑफ हेनसांग, तो ये हुई ली के द्वारा लिखी गई है। लाइफ ऑफ हेनसांग हुई ली के द्वारा। और देखते हैं हिस्टोरिका, ये हेरोडोट्स के द्वारा। हिस्टोरिका हेरोडोट्स के द्वारा। और भारत का भूगोल टॉलमी के द्वारा। तो भारत का भूगोल टॉलमी के द्वारा, हिस्टोरिका हेरोडोट्स के द्वारा। और देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्लिनी के द्वारा लिखी गई है।
तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं। हेरोडोट्स हिस्टोरिका, भारत का भूगोल टॉलेमी, नेचुरल हिस्ट्री और प्लिनी। आगे देखते हैं रेहला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेहला इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है, कई बार पूछी गई है। रेहला इब्न बतूता द्वारा। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनान से भारत आया था और ये एक राजदूत था। तो याद रखिएगा ये इंडिका मेगास्थनीज द्वारा। और कुछ चीनी यात्रियों का विवरण देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीनी यात्रियों का विवरण। तो फाह्यान उसमें सबसे पहले आता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आता है और ये 14 वर्ष रहता है, 5वीं शताब्दी में आता है। तो फाह्यान 5वीं शताब्दी में आता है। संगयुन ये 518 ईस्वी में भारत आया। और ह्वेनसांग ये हर्ष के समय 630 ईस्वी में भारत आया और 16 वर्ष भारत में रहा। तो याद रखिएगा ह्वेनसांग हर्ष के समय आया था 630 ईस्वी में और 16 वर्ष भारत में रहा था। इसकी रचना क्या है, और ये सीयूकी नाम से इसने एक रचना की थी, यह इसका यात्रा वृत्तांत है। तो सीयूकी ये ह्वेनसांग की रचना है। इत्सिंग देखते हैं, तो इत्सिंग 671 ईस्वी में रची गई थी। ये भी 671 ईस्वी में भारत आया था। ये एक यात्री था इत्सिंग। और देख लेते हैं चीनी यात्री भारत को जिस नाम से पुकारते थे तो वो है येन तू। याद रखिएगा भारत को चीनी यात्री जिस नाम से पुकारते थे वो है येन तू। आगे देखते हैं अरब यात्री कौन कौन से थे। तो अरब यात्रियों कौन कौन से थे, तो अरब यात्री में सुलेमान है, ये 9वीं शताब्दी में भारत आया था। और अल मसूदी है, ये 941 ईस्वी में भारत आया था और ये राष्ट्रकूटों के समय आया था। याद रखिएगा अल मसूदी ये राष्ट्रकूटों के समय आया था। वहीं अल बरूनी 1017 से 1020 ईस्वी में महमूद गजनवी के समय आया था। याद रखिएगा ये इस सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत के इतिहास का पहला चैप्टर हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।